Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 2 kinematics exercise questions. Question 2.1 is encircle the correct answer from the given choices. Part number 1 is a body has translatory motion if it moves along a. Students chapter में translatory motion की definition discuss कर चुके हैं. Translatory motion में body एक line के along move करती है without rotation और line straight भी हो सकती है कर्व भी हो सकती है. So in this case, option C is the right option, line without rotation. Next we have part number 2. The motion of a body about an axis is called. Motion of a body about an axis is called rotatory motion. Option B is the right option. Next we have part number 3. Which of the following is a vector quantity? So here we have right option C. Displacement is the vector quantity, speed, distance और power scalar quantities हैं. Part number 4 is if an object is moving with constant speed, then its distance time graph will be a straight line. हमने distance time graph बताना है constant speed के लिए कैसा होगा. Students, distance time graph constant speed के लिए कुछ ऐसा होता है, यानी कि equal intervals of time में body equal distance travel करती है. तो इस केस में ग्राफ से हमें आइडिया हो गया है ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस. ये किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं है. ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है. पार्ट नंबर 5 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. जब भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगी इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो उसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. Part number 6 is the speed time graph of a car is shown in the figure. Which of the following statement is true? Students, ये speed time graph है और इस speed time graph से related हमने right option select करना है. Right option is C. Distance traveled by the car is 75 meter. अगर हम इस ग्राफ से देखें, area under the graph calculate करें तो ये हमारे पास एक triangle shape आ रही है और ट्राइंगल शेप का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो यहाँ पे बेस है 10, हाइट है 15, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 150 और फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 75. तो इन दिस केस ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 7. Which one of the following graphs is representing uniform acceleration? In this case, option A is the right option. Option A में जो ग्राफ है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वो कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहा है, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करी है. अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हमें आइडिया हो रहा है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी कि हर टाइम इंटरवल के बाद डिस्टेंस में इक्वल चेंज आ रहा है. और अगर हम इससे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी इक्वल चेंजेस आएंगे आफ्टर टाइम इंटरवल्स और उससे हमारे पास फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा. तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट पार्ट नंबर 8. बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो आती है वेलोसिटी. पार्ट नंबर 9 इज a ball is thrown vertically upward. Its velocity at the highest point is. Option B is the right option. जब बॉल को vertically upward throw करते हैं तो highest point पे जाके बॉल की velocity 0 हो जाती है. That's why ball returns to the ground. तो option B आएगा 0. Part number 10 is a change in position is called. A change in position is called displacement. Students, position की definition हम discuss कर चुके हैं. पोजीशन बेसिकली क्या है? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रेफरेंस टू सम अदर पॉइंट. तो इसके लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है. तो इन द सेंस राइट ऑप्शन होगा सी डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 इज अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड इज. अब इसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में कैसे आएगी? स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम कन्वेयंस डिस्कस कर चुके हैं. 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में. तो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे? 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे.
तो इस केस में हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 10 meters per second. Last part number 12. A car starts from rest. It acquires a speed of 25 meters per second. After 20 seconds, the distance moved by the car during this time is. Students, रेस्ट से कार स्टार्ट करिए मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम इज गिवन 20 सेकेंड्स और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 25 मीटर्स पर सेकेंड. आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करें और राइट आंसर इवेलुएट करें, आपका टास्क है. इन दिस केस हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 250 मीटर. आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट वी हैव फर्दर एक्सरसाइज क्वेश्चंस. एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.2, 2.3 एंड 2.4 हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा आपने आंसर्स बुक पे भी मार्क कर लिए हैं. नेक्स्ट 2.5 डिस्कस करते हैं. कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? यानी कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करी है तो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा या नहीं. तो इस केस में हम कहेंगे यस इट इज पॉसिबल. अ बॉडी कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग. यानी कि ये चांसेस हैं कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करी हो और उसमें एक्सेलरेशन भी हो. अब एक्सेलरेशन डिफाइन कर लेते हैं. एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी में दो पैरामीटर्स हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड को इन द सेंस हम स्पीड भी कह सकते हैं और उसमें अगर डायरेक्शन ऐड कर लें तो बनती है वेलोसिटी. और इस वेलोसिटी में अगर किसी तरह से भी चेंज आएगा, चाहे वो मैग्नीट्यूड का हो चाहे वो डायरेक्शन का हो, तो एक्सेलरेशन होगा. तो इस केस में हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं सर्कुलर मोशन की. सर्कुलर मोशन में क्या है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है सर्कुलर पाथ में. बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है. और अगर हम वेलोसिटी के केस की बात करें तो वेलोसिटी के केस में हम मैग्नीट्यूड को कहते हैं स्पीड है और उसमें अगर डायरेक्शन ऐड करें तो बन जाती है वेलोसिटी. तो सर्कुलर पाथ में बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. यानी कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी कब चेंज होगी? उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो. तो इस केस में स्पीड तो कांस्टेंट है यानी कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन होगा. नेक्स्ट पार्ट 2.6 is how do riders in a Ferris wheel possess translatory motion but not rotatory motion? इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं. The motion of Ferris wheel is about a fixed axis. Ferris wheel की मोशन एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड है. अभी हम व्हील की बात करें, अगर सिर्फ व्हील को देखें तो व्हील की मोशन है रोटेटरी, क्योंकि व्हील एक ऐसे पॉइंट के अराउंड मूव कर रहा है जो इनसाइड द व्हील है, तो ये है रोटेटरी मोशन. अगर हम राइडर्स की बात करें तो राइडर्स फेरिस व्हील में तो हैं, राइडर्स एक ऐसे पॉइंट के अराउंड मूव कर रहे हैं जो राइडर्स की बॉडी के आउटसाइड है. तो इन द सेंस हम कह सकते हैं राइडर्स की मोशन सर्कुलर मोशन है. स्टूडेंट्स, चैप्टर में हमने सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन का मेन डिफरेंस डिस्कस किया था. इन सर्कुलर मोशन बॉडी moves around a point which is outside the body, and in case of rotatory motion body moves around a point which is inside the body. तो ये मेन डिफरेंस था. अगर राइडर्स की बात करें तो राइडर्स जिस पॉइंट के अराउंड मूव कर रहे हैं वो पॉइंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ राइडर्स. तो इस केस में हम कह सकते हैं मोशन ऑफ राइडर्स इज सर्कुलर एंड सर्कुलर मोशन इज द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. तो इस केस में हम कहेंगे राइडर्स की मोशन फेरिस व्हील में क्या है, ट्रांसलेटरी है, नॉट रोटेटरी. इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं ये फेरिस व्हील है, इसमें राइडर्स हैं. व्हील बेसिकली अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, व्हील की मोशन रोटेटरी है. लेकिन अगर हम इन राइडर्स की बात करें तो राइडर्स की मोशन है सर्कुलर, क्योंकि राइडर्स इस पॉइंट के अराउंड मूव कर रहे हैं जो इनकी बॉडी के बाहर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7, sketch a distance time graph for a body starting from rest. How will you determine the speed of a body from this graph? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं. आप इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली बुक पे मार्क कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन 2.8, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड? यानी अगर बॉडी की स्पीड वेरिएबल हो तो स्पीड टाइम ग्राफ की शेप कैसी होगी? तो इस केस में स्पीड टाइम ग्राफ की शेप होगी कुछ ऐसी. एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे स्पीड है और ये कर्व बेसिकली वेरिएबल स्पीड को शो कर रहा है. ये स्पीड टाइम ग्राफ है और ये कर्व शो कर रहा है कि बॉडी की स्पीड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वली चेंज नहीं हो रही. तो ये वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2.9 इज
Which of the following can be obtained from speed time graph of a body? हमने इन 4 टर्म्स में से इवेलुएट करना है कौन सी टर्म हम स्पीड टाइम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज इनिशियल स्पीड. इनिशियल स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं. यस, स्पीड टाइम ग्राफ में हम स्टार्टिंग वाली स्पीड आराम से फाइंड कर सकते हैं. सो इनिशियल स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट फाइनल स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं. थर्ड वन इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम या इन टाइम टी. तो हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं. सिंपली अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करें तो हम इजीली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो ये भी पॉसिबिलिटी है. लास्ट वन इज एक्सेलरेशन ऑफ मोशन. तो हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं. अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ का की स्लोप फाइंड कर लें, जैसे हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे, तो स्लोप से हम सिंपली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. तो ये 4 टर्म्स, 4 क्वांटिटीज हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 2.10. हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली? स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमने डिस्कस कर लिया है और आपने आंसर बुक भी मार्क कर लिया है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन 2.11. व्हाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज. यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड या सबट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते. तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड मैग्नीट्यूड ओनली. एंड इफ वी टॉक अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. तो हम इस केस में कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है. तो इस केस में हम कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज की तरह ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज बेसिकली सीधे सीधे नंबर्स हैं, आराम से उन्हें ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में इन नंबर्स के साथ डायरेक्शन भी काउंट होती है. तो इसके लिए हम एक सेपरेट मेथड यूज करते हैं जो कि है हेड टू टेल रूल. ये भी आपने डिस्कस कर लिया है, आपने समझ लिया है हेड टू टेल रूल क्या है. इसके अलावा हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी यूज करते हैं इस पर्पस के लिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी डिस्कस करेंगे. So next we have exercise question 2.12. How are vector quantities important to us in our daily life? Vector quantities कैसे important है in our daily life? तो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं. In everyday life, we use many vector quantities such as displacement, weight, velocity, acceleration and torque. Everyday life की अगर हम बात करें तो बहुत सी vector quantities से डील करते हैं. Means अगर किसी को किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो तो हम साथ डायरेक्शन भी बताते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस है. वेट मेजर करते हैं. वेलोसिटी हम देखते हैं कि कार इस स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी बन जाती है. एक्सेलरेशन भी डिस्कस करते हैं, टॉर्क भी डिस्कस करते हैं. इंशाल्लाह टॉर्क आगे जाके हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. तो ये क्वांटिटीज डेली लाइफ में हमें किसी ना किसी तरह से हेल्प आउट करती हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. For example, with the help of a vector, we can find the location or position of an object with respect to some reference point. Students, position की definition डिस्कस करते हुए हमने स्कूल की लोकेशन डिस्कस की थी with respect to our home. और उसमें हमने सिंपली क्या यूज की थी? डायरेक्शन यूज की थी. हमने बताया था कि home is our reference point और उस रेफरेंस पॉइंट से हमने एक एरो यूज किया था स्कूल की डायरेक्शन बताने के लिए. तो डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन बताने के लिए हम वेक्टर क्वांटिटी यूज करते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 2.13. derive equations of motion for uniformly accelerated rectilinear motion. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगी. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसे बुक में मार्क कर लीजिएगा. So students, last we have exercise question 2.14. Sketch a velocity time graph for the motion of the body. From the graph explaining each step, calculate the total distance covered by the body. Students, से सपोज करते हैं ये एक ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, किसी बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्राफ से हमें आइडिया हो गया है कि बॉडी यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में स्पीड में इक्वल चेंज आ रहा है. अगर हम किसी तरह से इस कर्व के अंडर एरिया कैलकुलेट कर लें तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी है. इसके लिए ग्राफ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करेंगे. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टाइम एक्सिस पे, इसी तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्पीड एक्सिस पे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि मैक्सिमम स्पीड वैल्यू क्या है. अब हम इस ट्राइंगल को लेके चलेंगे. एक ट्राइंगुलर शेप है. अगर हम किसी तरह से इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी आ जाएगा. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम कौन से यूज करेंगे. ट्राइंगल की बेस है OA और ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है AB. हम ये दोनों लाइंस यूज करेंगे. फ्रॉम ग्राफ एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या है OA और हाइट क्या है AB. सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे. 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6.
6 क्या है बेसिकली OA, और AB क्या है 12। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 36 मीटर्स, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 36 मीटर। स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट नंबर 2। गुड लक, अल्लाह हाफिज।